नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लाइव आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भी बढ़ी है और हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान भी बढ़ा है। कोरोना के इस कालखंड में चाहे उस समय दवाइयों को देने का मामला हो और चाहे आज वैक्सीन को देने का मामला हो, भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। यह हम सब भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व की बात है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ना आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं।
खबरों की शुरुआत इस अहम खबर से करेंगे। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसका ऐलान किया। वहीं आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगी। बता दें आपको, आरबीआई की नजर राजकोषीय घाटे को कम करने पर है। यही कारण है कि एक्सपर्ट पहले ही इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही ब्याज दरों को पहले ही काफी कम किया जा चुका है। ऐसे में इस बार भी उम्मीद कम थी। गौरतलब है कि आम बजट 2021-22 पेश होने के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा की है। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे में यह 11% होने का अनुमान लगाया गया। These, along with the sharp increase in industrial raw material prices, have resulted in a broad-based increase in prices of services and manufacturing products in recent months. Going forward, concerted policy action by both center and states is critical to ensure that the ongoing cost build-up does not escalate further. Taking into consideration all these factors, the projection for CPI inflation has been revised to 5.2% for Q4 of the current financial year, that from January to March, and to 5.2% to 5% in the H1. Let me repeat, for the current quarter, our projection is that CPI inflation will be 5.2%, and for H1, the range we are giving is 5.2% to 5%. And for Q3 of next year, we are projecting 4.3%. And we are assessing that the risks would be broadly balanced. By March 21, the government would be reviewing the inflation target for the next 5 years. The experience with successfully maintaining price stability and gains in credibility for monetary policy since institution of the inflation targeting. कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टार्टअप मंथन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्योग के साथ ही साझेदारी की गई। ये कार्यक्रम कोरोना के बाद हमारी क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। स्टार्टअप मंथन के 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग एंड इंसेंटिव और इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ पार्टनरशिप। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एयर इंडिया में भाग लेने वाले 45 एमएसएमई को पहले ही 203 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। यह एक बहुत अच्छी खबर है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। We have taken many steps to foster and encourage this partnership with private industry. I would like to highlight some of them, like opening up the patents and laboratories of DRDO to private industry, setting up of young scientist labs in niche technology areas, programs like Innovation for Defense Excellence, Defense India Startup Challenge, and IDEX for 4G, etc. Dear friends, our commitment to ensure that technology developed by the Startup Ecosystem Act as force multipliers to the Indian military operational and combat capabilities. This has been highlighted in the latest version of the Defense Acquisition Procedure 2020. This allows startup to participate in Make in India forums and also reserve प्रोजेक्ट्स अप टू ₹100 करोड़ फॉर माई। सपा नेता सुनील यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। बॉर्डर लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बॉर्डर पे इस तरीके की किलेबंदी हो, इस तरीके का घेरा हो, वो कांटेदार तार ये साबित करते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, भारत सरकार द्वारा भारत पर हमला है। और यही बात माननीय सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखी है कि इससे ज्यादा दर्दनाक
स्थिति और इससे ज्यादा भयावह और इससे ज्यादा चिंताजनक स्थिति दूसरी कोई नहीं हो सकती कि अपने किसान अपनी सरकार के सामने दुश्मन की तरह सरकार उनसे पेश आ रही है। इस बीच कुछ विदेशी हस्तियों के भी ट्वीट आए, पहले हरियाणा का, फिर बाद में ग्रेटा धनबाद ने एक मुकदमा भी दर्ज किया। देखिए, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस को जांच करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। जिस देश का अन्नदाता धरने पर बैठा हो, 75 दिनों से बैठा हो, उसे लाठी पड़ रही हो, वाटर कैनन का हमला झेल रहा हो, आतंकवादी, नक्सलवाद, देशद्रोह होने का आरोप झेल रहा हो, ऐसे स्थिति में अगर विदेशों से आवाज आ रही है तो क्या बुरा है? हमारे देश का मीडिया बिक जाएगा तो ग्लोबल दुनिया हो गई है, कहीं ना कहीं से तो बात उठेगी, कहीं ना कहीं लोग अपनी बात रखेंगे। इसका मतलब साजिश नहीं है, भारत सरकार की नाकामी पर अगर कोई बात कर रहा है। और मैं एक बात कहता हूं, हमारी सरकार की अगर कोई उपलब्धि होती है और विदेशों में उस उपलब्धि की चर्चा होती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। और अब विदेश के लोग मोदी जी की नाकामी पे, उनके तानाशाह पे, उनकी पूंजीपति सोच पे अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो अब भारत की बदनामी होने लगी, देश की बदनामी होने लगी। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से लाते हैं? अगर डंका आपका बजता है तो बदनामी भी देश की हो रही है, आपकी नहीं, आपसे ज्यादा देश की हो रही है। इसी बीच एनएसए अजित डोभाल ने भी जो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि उन्होंने कोविड काल में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों और किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 194 किसानों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ 26 जनवरी की हिंसा पर अपना कर्तव्य निभाते हुए जवान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद की संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना तो अनिवार्य है न ही स्वीकार्य है। और अगर ऐसा हो तो हम जनतंत्र नहीं रहे। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य की चर्चा आवश्यक है। ये कोरोना महामारी जो 102 साल के बाद विश्व में संकट आया, एक अभूतपूर्व संकट पूरे दुनिया के लिए, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ, दुनिया का हर देश प्रभावित हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में इस चुनौती का सामना किया। इसमें चाहे केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, राज्यों के शासन और प्रशासन, उनने मिलकर संकट का सामना किया था। ये कोई एक दल, एक सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने इस चुनौती को स्वीकारा था। जब देश एक तरफ इस महामारी से जूझ रहा, दूसरा एक बड़ा आर्थिक संकट जो गहरा हो गया इस महामारी में। माननीय, कोविड से पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे। पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है। और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है।
मैं अब आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से, अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं संघर्ष के अंदर। मैं श्रद्धांजलि भारत के डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को भी देता हूं। हम अपनी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन अफसर और कर्मचारियों को भी देते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को जिस घटना की जांच होनी चाहिए कि वो कैसे हुई, जैसे बाजवा साहब ने कहा था, जिनको उसमें जो जख्मी हुए हैं, किसी को यह अधिकार नहीं कि जो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन पे किसी तरह का हमला हो, चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है, माननीय अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, यह ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना अनिवार्य है, ना स्वीकार्य है, ना संभव है, ना कभी होगा। अगर हो तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहे। चलिए आइए आपको एक बार फिर ले चलते हैं जहां संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर क्या कुछ कह रहे हैं। उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10,75,00,000 किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ जब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो एक तरफ से काम करेंगे तो नहीं चलेगा। किसान की उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए। उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइजर की बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। जी वहीं राजस्थान के दौसा में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत की तैयारियों में कांग्रेस नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहीं सचिन पायलट के नाम पर 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा भी किया जा रहा है। यह आयोजन राजेश पायलट स्टेडियम में होना है और इसमें जुटने वाली भीड़ को सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर विधायक मुरारी मीणा और जीआर खटाना ने इस महापंचायत में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। बता दें आपको, महापंचायत को देखते हुए दौसा में करीब 400 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं और वहीं महापंचायत में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शिरकत करेंगे। साथ ही इस महापंचायत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राष्ट्रीय नेता अजय माकन के आने की भी संभावना है।
देखो, जो केंद्र सरकार के तीनों कानून हैं किसान को खिलाफ, अब धीरे धीरे पूरे देश का किसान ये समझ चुका है कि वो तीनों कानून किसानों की किसानी ख़त्म करने के लिए बने हैं। और इसी को लेकर के दौसा ज़िले में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले, और वापस के साथ साथ में जो भी दिल्ली में किसान बैठे हुए हमारे भाई, वो केसों को वापस करे, जो मर गए उनको मुआवजा वो भी दे। मैं समझता हूँ कि सरकार को यदि समय रहते नहीं सुधरी तो किसान में जिस तरह की जागृति है, एक दिन मोदी को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, यहाँ हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे जिले के। इस खबर पर अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, महापंचायत होने जा रही है राजस्थान के दौसा में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने राजस्थान के पूर्व अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन हो रहा है, और जिसमें 1 लाख से अधिक लोग, किसान लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये है पंचायत जहाँ पे हो रही है वो दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में हो रही है, जहाँ पर राजस्थान के हजारों किसान शामिल हो रहे हैं। और इसमें महापंचायत में ये अपने निर्णय लिया जाएगा कि अगला रणनीति क्या तय करनी है, जिसमें इस पूरे मामले में सचिन पायलट भी किसानों के फेवर में आ गए हैं। और जिसमें मैं आपको ये भी बता दूं, राष्ट्रीय नेता अजय मखान भी इसमें पहुंचने वाले हैं। देखो, आशंका जताई हुई है, और इसको जो आयोजन कर रहे हैं वो दौसा के विधायक मुरलीलाल मीणा, और बिल्कुल इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और किसान इकट्ठा हो रहा है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन। भवानी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के दौसा में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आपको सीधे राज्यसभा लेके चलते हैं, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तुस्थिति है कि एमएसपी का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे, और 10,000 नए एफपीओ को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक एफपीओ के साथ जुड़ें तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे, और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए एफपीओ का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। आप सब ने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। सिर्फ खेती के लिए नहीं, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे ये कोशिश की गई है कि खेती में जो निवेश की जरूरत है वह निवेश खेती तक पहुंचे। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं। आज वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज कोई भी संरचना दिखाई देती है तो वो जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास दिखाई देती है। कोई भी 80 किलोमीटर दूर रहने वाला किसान अपने उत्पादन को 80 किलोमीटर लेकर आके वेयर हाउस में रखे और 2 महीने तक वो फसल को रोके, ये उसकी हैसियत नहीं है। ये जितनी भी संरचनाएं बनी हैं, इन संरचनाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग ये संरचनाएं व्यापारियों के लिए है या सरकारी गोदाम। किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सके, किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके, और इसके माध्यम से
सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता। कौन सोच सकता था कि रेल से फल और सब्जी जाना शुरू हो जाएगी। 100 किसान रेल प्रारंभ की गई हैं, जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। रोज जा रही हैं, आ रही हैं और किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। किसान उड़ान योजना के अंतर्गत आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल दूसरे देशों में भी जाकर अच्छी कीमत प्राप्त कर रहा है, जिसका फायदा निश्चित रूप से किसान लोगों को हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। Honorable Minister, I just want to bring to your notice that your assigned time is over, but you can take time as per the other. पाँच मिनट में खत्म करता हूँ। दूसरा आम तौर पर हम जानते हैं कि किसान गांव में रहता है, गरीब है, तो किसान को बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, इसलिए किसान पेंशन योजना, किसान मानधन योजना, जिसमें 21 लाख किसान जुड़ चुके हैं 60 वर्ष की आयु के बाद, उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। यह सुविधा भी सरकार की तरफ से आरंभ की गई। आपदा के समय यह नियम रहता था कि 50% से अधिक अगर लोग आपदा से प्रभावित होंगे तो ही सरकारी मदद उन्हें मिलेगी। इसको घटाकर 33% किया। इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिलने वाला है। अब मैं एक जिक्र करके अपनी बात को पूरा समाप्त करूंगा। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।